चलिए बताइए सारे लोग, मेरी आवाज आ रही है? आमना बाग, दिव्यांशी, कीर्ति, सोनम, सोनम दुर्गे, सबको मेरी आवाज आ रही है भाई? चलिए अच्छा, एक जो नए स्टूडेंट हैं कीर्ति वगैरह, वो 5 मिनट के बाद नया टॉपिक शुरू होगा। हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन एनालाइज कर रहे थे, तो उस पर एक क्वेश्चन लिखिए सारे लोग, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट कि परसेंटेज कंपोजिशन का मैंने लिखवाया था ना, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जिसका भी निकालना हो, मैंने कहा था नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100 करेंगे। ये मैंने समझाया था। इस बार मैंने कहा आसान क्वेश्चन भी देंगे और अच्छे क्वेश्चन भी देंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एन इंसुलिन contains 3.2% by mass of sulfur. Calculate the minimum molecular weight of insulin. तशी, तुम अभी बैकअप वाले में क्यों नहीं आए थे? तशी, तुम्हारा कोई नंबर नहीं है, प्लीज मैनेजमेंट को नंबर दो। कल भी तुमसे मैंने मांगा था। तशी, आपका कोई भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है। अभी 3:30 बैकअप क्लास, आप उसमें क्यों नहीं आए? आपको आना था ना आपका। तशी, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ। तशी, जवाब दीजिए। आपका कोई नंबर मैनेजमेंट के पास नहीं है जो आपको बता सके। 3:30 की मीटिंग आईडी अब चेंज हो गई थी, इसलिए आप लगता क्लास में नहीं आ पाए होंगे। चलिए, आमना और दिव्यांशी इसका आंसर बताइए।
कोई बात नहीं, अभी नया टॉपिक शुरू होगा, सब कुछ चलिए यहाँ सब सुनिए कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब दिव्यांशी आमना समझिए अच्छे। इंसुलिन का कोई फॉर्मूला मालूम नहीं, परसेंटेज निकालने के लिए कितने सल्फर हैं ये मालूम होना चाहिए। तो याद रखिए, मिनिमम molecular weight means insulin contains at least one sulfur atom. One sulfur atom. Minimum molecular weight means insulin contains at least one sulfur atom. मिनिमम का मतलब हुआ कि एक सल्फर तो होगा ही। पहले इसको लिखिए जल्दी से, ये ब्रैकेट वाला लिखिए। चलिए अब इसको इस फॉर्मूले पर कीजिए। अब देखिए सारे लोग ध्यान दें, इसके बाद नया टॉपिक यहाँ देखिए। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कितना दिया हुआ, 3.2। नंबर ऑफ एटम 1, सल्फर हम 1 मान, मिनिमम लिखा हुआ। एटॉमिक मास सल्फर का 2, मॉलिक्यूलर वेट मालूम नहीं, बस दिस इज आंसर। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3200 by 3.2 क्या हो जाएगा, 1000 U। दिस इज द आंसर। आमना, दिव्यांशी, हर्षित आया समझ में कि मिनिमम कहा, मिनिमम लिखा नहीं है इसलिए आप 1 मानो। कुछ नहीं लिखा रहता तो आप ये क्वेश्चन बना ही नहीं सकते, क्योंकि परसेंटेज के लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ एटम का मालूम होना। मिनिमम जान बुझ लिखा तो आप समझिएगा 1। देखिए मॉलिक्यूलर वेट का तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस तरह का देगा। तो देखिए मोल का पहला पार्ट खत्म हो गया आज के आपके बैच में। अब हम मोल का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है। कीर्ति, सोनम, अब आप लोग यहाँ से समझिए। और तशी ऐसे पढ़ चुके हैं, दोबारा देखें। तशी पीएचडी कर रहे हैं, तो यहाँ देखें सारे। मोल कंसेप्ट इन चलिए अब हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। यकीन जानिए इसमें भी न्यूमेरिकल ही है। अब सारे लोग अच्छे से ध्यान दें कि कैसे करना है। तो हमें मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन में पढ़ना है, ठीक है। तो कीर्ति, सोनम, एंगो वगैरह सब तैयार रहिए। यश सब लोग। पहली बात हम ये जानेंगे सॉल्यूशंस क्या होता है। तो सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज homogeneous mixture of 2 or more component। ये सारे लोगों को मालूम है कि सॉल्यूशंस क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक। अब ये सारे ध्यान दीजिए, प्लीज इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूं।
कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को कहते हैं सॉल्वेंट और एक को कहते हैं सॉल्यूट। अब सुनिए अच्छे से, सॉल्वेंट क्या होता है और से सुनिए, द कंपोनेंट which is present in larger amount, which is present in larger amount। अब सुनिए अच्छे से, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, हर बुक में यही लिखा हुआ है। लार्जर अमाउंट का मतलब यहां मास नहीं है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, लार्जर अमाउंट का मतलब मास के फॉर्म में नहीं लेना, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। लार्जर अमाउंट का मतलब है मोल्स। लार्जर अमाउंट का मतलब क्या है? मोल। मोस्टली स्टूडेंट क्या समझते हैं? मास। तो द कंपोनेंट विच, मैं एग्जांपल भी दूंगा, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल, मैं ऐसे लिख देता हूं, इन टर्म्स ऑफ मोल इज कॉल्ड सॉल्वेंट, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूट का उल्टा हो जाएगा, द कंपोनेंट which is present in lesser amount in terms of mole is called solute। चलिए पहले ये सबको समझ में आया, जल्दी से बोलिए, थ्योरी यहां तक समझ में आई कि सॉल्यूशंस क्या होता है? सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अमना अब्बास, दिव्यांशी, यश, कीर्ति, सोनम दुर्जे, सोनम एंगमो, सारे लोग बताइए यहां तक थ्योरी समझ में आई? कीर्ति आप बताइए, कीर्ति, सॉल्वेंट किसको कहते हैं? द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। लेकिन लार्जर अमाउंट को मोल के फॉर्म में रखना है। अगर मास के फॉर्म में है तो मोल के फॉर्म में लाइए, फिर डिसाइड कीजिए सॉल्वेंट। क्यों? इसमें आपको सटीक आंसर आएगा। अब देखिए और से सुनिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल है, गौर से देखिए। मान लीजिए अगर आपके पास, मान लीजिए आपके पास है HNO3 है आपके पास, प्लस वाटर है, सॉल्यूशन बनाया। प्लीज सुनिए अच्छे से, ये 63 ग्राम है, ये 37 ग्राम है। ध्यान दीजिए, आपसे पूछेगा कौन सॉल्वेंट है, तो प्लीज एंड प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मास को देखकर लार्जर अमाउंट नहीं बोलेंगे। ये नहीं कहना लार्जर, ये लार्जर तो है अमाउंट, किस टर्म में? मास। हमें डेफिनेशन बताई गई मोल के फॉर्म में। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, ये सॉल्वेंट है, नहीं, मास ज्यादा है, मोल निकाल ले, मोल। गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास 63 होता है, इसका 37/18, देखिए 2 पॉइंट समथिंग, 2 मोल लगभग। तो देखिए मोल मोल हो गया, इसका अमाउंट ज्यादा हो गया, तो अब ये सॉल्वेंट हो गया। बुक भले लिखता है लार्जर अमाउंट, लेकिन लार्जर अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल, नॉट इन टर्म्स ऑफ मास। तो लार्जर अमाउंट का मतलब मास के फॉर्म में नहीं, लार्जर अमाउंट का मतलब मोल के फॉर्म में। सच सच बताइए, ये एग्जांपल कीर्ति, यश, अनम, दिव्यांशी, सब लोग बताइए ये एग्जांपल समझ में आया कि नहीं? वरना सब लोग क्या कर देते हैं, मास के फॉर्म में आंसर दे देते हैं, अरे ये मास ज्यादा है, सॉल्वेंट हो गया। गलत, हाँ गलत है।
लार्जर अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल लेना है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, क्लियर है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एग्जाम्पल 2, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी आप लोग। जैसे हाँ, इसको लिख लीजिए सारे लोग। जैसे आपको दे देगा यूरिया प्लस वाटर सॉल्यूशन है, ये दे देगा 60 ग्राम, ये दे देगा 90 ग्राम, ठीक है। तो मास के फॉर्म में ये ज्यादा है, लेकिन हम मोल से ही आंसर देंगे। 60/60 1 मोल, 90/18 ऐसे भी ये ज्यादा था, मास के फॉर्म में भी ज्यादा था, अब मोल के फॉर्म में भी ज्यादा है, इसलिए ये सॉल्व है। यहाँ तो दिखने में भी लग रहा है मास में ज्यादा, और यहाँ दिखने में मास में ये ज्यादा है, लेकिन मोल में ये ज्यादा है, इसलिए वाटर सॉल्वेंट। चलिए बताइए, आया सबको समझ में? एग्जाम्पल सबको एकदम लिखिए, बेसिक से पढ़िए, हाँ अच्छे से पढ़िए कि सॉल्यूट सॉल्वेंट। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बेहतरीन बेहतरीन, माशाअल्लाह। जैसे एक है लास्ट एग्जाम्पल, यूरिया है प्लस वाटर है, सॉल्यूशन बनाया, आपको दे दिया 180 ग्राम, ये दे दिया 90 ग्राम। तो बहुत सारे स्टूडेंट से पूछिएगा कौन है, आप कहेगा लार्जर अमाउंट तो है, मास के फॉर्म में हम मोल से आंसर देंगे, तो मोल निकाल लेंगे। 180/60 3 मोल, 90/18 5 मोल, इसलिए ये सॉल्वेंट हुआ, ये सॉल्यूट हुआ। बताइए सबको समझ में आ गया? चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट की डिफिनेशन आ गई। अब देखिए एक चीज और याद रखना है कि सॉल्यूशन है, और से सुनिए, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है। प्लीज सुनिए, कंपोनेंट, अगर सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, इसमें भी कंफ्यूजन है स्टूडेंट को, और से सुनिए। अगर सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट से बना है, सॉल्वेंट हमेशा 1 होगा, सॉल्यूट 1 से ज्यादा होता है, सॉल्वेंट हमेशा 1। अगर 4 कंपोनेंट है, सॉल्वेंट 1 होगा, सॉल्यूट 3 होगा। ये कंफ्यूजन है, ये सीख लीजिए, सॉल्वेंट हमेशा 1 ही होता है। आप सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट, एक तरह का डालिए, 2 तरह का डालिए, सॉल्यूट 1 से ज्यादा टाइप हो सकता है, सॉल्वेंट हमेशा 1 होगा। बताइए ये भी आया कि नहीं आपको समझ में? कोई बोल ही नहीं रहे, बोलिए यश, दिव्यांशी, आमना, हर्षित, सब लोग बोलिए, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? कीर्ति, याद रखिए सॉल्यूशन चाहे जितने कंपोनेंट से क्यों ना बने, अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, एक चीज और याद रख लीजिएगा, द नेचर ऑफ सॉल्यूशन depends upon नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसका क्या मतलब हुआ, गौर से सुनिए। मान लीजिए, याद रखिएगा हमेशा, सॉल्यूशन, गौर से सुनिए, और सॉल्वेंट
अगर सॉल्यूशन लिक्विड है, अगर सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड ही होगा। याद रखिए सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन का सेम ही होता है। ये भी एक डिफिनेशन, एक बार सुनिए, ये भी एक सॉल्वेंट की डिफिनेशन कह सकते हैं। द कंपोनेंट whose physical state is same as that of solution is called solvent। चाहे अमाउंट ज्यादा हो कम हो, जिसका फिजिकल स्टेट जिस कंपोनेंट का सॉल्यूशन से मिलेगा वो हमेशा सॉल्वेंट होगा। ये भी आप कह सकते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन है तो याद रखिए सॉल्वेंट सॉलिड होगा। अगर गैस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट गैस होगा। तो सॉल्यूशन का जो नाम रखा जाता है ना, ये लिक्विड सॉल्यूशन है, समझ जाइए सॉल्वेंट लिक्विड होगा। सॉलिड सॉल्यूशन है, समझ जाइए सॉलिड सॉल्वेंट होगा। गैस सॉल्यूशन है, समझ जाइए सॉल्वेंट गैस होगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। अब आइए न्यूमेरिकल की, अब आइए दूसरे बताइए, सबको समझ में आ गया यहाँ तक कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट जिस कंपोनेंट से मिलेगा वो सॉल्वेंट होता है। बताइए कीर्ति, यश, आमना, सबको समझ में आ गया? कीर्ति, सोनम को भी आ गया। कीर्ति आप बताइए आ रहा है कि नहीं आपको सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट? हाँ, अब आइए असल पॉइंट पर। ये तो थ्योरी हो गई आपकी, ये बेसिक बातें आपको बताई गई। अब ध्यान दीजिए, डिफरेंट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यही पर पीएचडी करना है, न्यूमेरिकल आएगा। कि आपसे कोई पूछे कि सॉल्यूशन, अब जो टॉपिक है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताने के लिए डिफरेंट मेथड होते हैं। तो याद रखिए पूरे कंसंट्रेशन को हम दो पार्ट में बांट रहे हैं। पहले सुनिएगा, लिखिएगा। एक पार्ट को हम ग्रुप ए कह रहे हैं। ग्रुप ए में जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स आएगा, जो भी आएगा उसको हम कहेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों कहेंगे? इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉल्यूम। जिस कंसंट्रेशन के फॉर्मूले में वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर, यकीन ये क्वेश्चन भी आज आपको दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसमें चार पढ़ना, चार परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम। अब ये सब क्या होता है वो सब पढ़ाएंगे, पहले लिस्ट याद रखिए। W बाई V। तो कोई कहेगा सर मास भी है, W का मतलब वेट, मास नहीं, आपको W को नहीं देखना है, V को देखना है। वॉल्यूम आ गया, टेम्परेचर पर डिपेंड होगा। नंबर 2 परसेंटेज बाई वॉल्यूम, सबकी मीनिंग समझाई जाएगी। V बाई V, यहाँ तो वॉल्यूम ही है। तीसरा पढ़िएगा मोलैरिटी, चौथा पढ़िएगा नॉर्मैलिटी। ये सब क्या होता है सब बताएंगे आपको। तो देखिए चार हैं, चारों का काम क्या है? एक ही काम है, कंसंट्रेशन को बताना। बताने का मेथड अलग अलग होगा। तो ये चार, कोई क्या परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम क्या है? कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताता है। मोलैरिटी सब कंसंट्रेशन को बताता है। चारों क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब आइए और से सुनिए, ग्रुप बी, ग्रुप बी में जो भी आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों होगा? इन्वॉल्वमेंट ऑफ मास, मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। मतलब आप ये भी कह सकते हैं
नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉल्यूम। इसमें आएगा पहला आएगा परसेंटेज बाय मास, W बाय W। नंबर 2 मोलैलिटी, दोनों में फर्क है, यह है मोलैरिटी। तीसरा है मोल फ्रैक्शन। चौथा है पार्ट्स पर मिलियन। तो पहले चैप्टर का सेकंड पार्ट इसी पर है। ये 8 को हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल अप्रोच। तो गौर से सुनिए अच्छे से दोबारा। कंसंट्रेशन का मेन मतलब क्या होता है जानते हैं आप? मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बताना। कंसंट्रेशन की मीनिंग ही होती है कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है। तो कितना क्लियर है कि नहीं? टोटल 8 में 4 है वॉल्यूम रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड का मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट, और 4 है वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करे। एक तो पहला क्वेश्चन यही हो गया आपका कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। 8 का मकसद एक ही है, कंसंट्रेशन बताना। बताने का तरीका अलग अलग है सबका। बताइए ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए। तो ये 8 को अब हम लोग पढ़ेंगे, इसी पर न्यूमेरिकल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बताइए सारे लोग प्लीज। तो आप, मैं ग्रुप वाइज इसलिए पढ़ाया हूं कि कंसंट्रेशन को आपको अच्छे से आ जाए। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बताइए यश आया, कीर्ति, सोनम, तीनों स्टूडेंट का रिस्पॉन्स करें। टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म, 4 वॉल्यूम रिलेटेड, 4 वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। चलिए सब लोगों ने लिख लिया तो बताइए, मैं आगे बढ़ूं। बताइए लिख लिया आप लोगों ने? लिख लीजिएगा तो बताइएगा आप लोग। देखिए सारे लोग ध्यान दें। पहले हम 4 मीनिंग पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। परसेंटेज बाय मास को हम कैसे लिखेंगे? W by W. What does mean? Mass of solute divided by mass of solution into 100। लेकिन आपको ये भी जानना है कि किसी भी न्यूमेरिकल में, गौर से सुनिए, HNO3 सॉल्यूशन लिखा हुआ है और W by W लिखा हुआ है, तो आपको इसकी मीनिंग भी समझनी है।
व्हाट डज मीन? तो 10% HNO3 सॉल्यूशन है। याद है कि परसेंटेज बाय मास, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, 10% HNO3 सॉल्यूशन। व्हाट डज मीन? तो इट मीन्स भी मालूम होनी चाहिए, तभी आगे आपको समझ में अच्छे से आएगा। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट यानी HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये याद रखिए। तो ये मीनिंग सबको समझ में आई, यही आगे काम देगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। कि परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला भी और किसी न्यूमेरिकल में लिखा हुआ तो ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए बताइए, सबको समझ में आया? न्यूमेरिकल करेंगे अभी 5-10 मिनट के बाद, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। बताइए, यस सोनम, कीर्ति, दिव्यांशी, अनम अब्बास, आमना अब्बास, आ गया समझ में? उसी तरह परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, W बाय V, तो क्या कहेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर किसी न्यूमेरिकल में 15% H2SO4 सॉल्यूशन दिया हुआ है और W बाय V है, सारे लोग ध्यान दीजिए, इसका क्या मतलब हुआ? तो कहेंगे 15 ग्राम मास ऊपर, 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100, और वॉल्यूम से रिलेट करिए 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब भी आना चाहिए। अब इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी आगे। बताइए, ये दोनों की मीनिंग सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलिए। कीर्ति, यश, सोनम, ये दोनों की मीनिंग समझ में आई? कीर्ति, सोनम, यश, प्लीज बताइए। परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला भी और मीनिंग भी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला भी और उसकी मीनिंग भी 100 ml से रिलेट करेंगे, चूंकि परसेंटेज है। सोनम क्या नहीं आया? रिपीट, कौन सा रिपीट करूं भाई? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है आपके पास, W बाय V तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या रिपीट करना है भाई? दिस इज आसान। 15% H2SO4 W बाय V का क्या मतलब हुआ? तो 15 ग्राम मास, 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन V है, W बाय V है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 क्यों लिया जा रहा है? परसेंटेज, यहाँ W बाय W था, तो 10 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम, 10 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम, यहाँ 15 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml, क्यों? W बाय V है। यश आया समझ में? सोनम मैंने रिपीट कर दिया, और ध्यान दिया करो क्लास में, ये सब एकदम बेसिक बातें सब हैं, इसमें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरी मीनिंग है
परसेंटेज बाय वॉल्यूम, V by V, volume of solute divided by volume of solution into 100। अगर किसी न्यूमेरिकल में 10% H2SO4 सॉल्यूशन लिखा हुआ है V by V, अब देखो V by V है तो मतलब होगा इट मीन्स 10 ml of solute यानी H2SO4 present in 100 ml of solution, ये मतलब होगा। तो ये 3 मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए। बोलिए, क्लियर है यहां तक? लिख लिया? जल्दी बोलिए। चलिए अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बाद न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। मोलैरिटी, कैपिटल एम, इसको मोलैरिटी। तो मोलैरिटी देखो, ये चौथा कंसंट्रेशन टर्म्स है। इसी के बाद अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। कोई भी पूछे मोलैरिटी क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स, बस मोल्स आपको निकालने आना चाहिए। अच्छा अच्छा हर्षित, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो इट इज डिफाइंड एज, ठीक है हर्षित, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। हाँ हाँ, वो उसको नेट की प्रॉब्लम होगी, मैं वो बता दिया है, वो बता दिया, वो देख रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो मोलैरिटी कहते हैं कि इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution, 1 liter of solution. It is defined as number of moles of solute present in 1 liter of solution। तो ये मोलैरिटी की डेफिनेशन हुई। तो मोलैरिटी को का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, गौर से सुनिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो आप पढ़ चुके हैं,
और उसको किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम। अब इसी पर घबराना नहीं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, थ्योरी बहुत ज्यादा हो गया आज के लिए। मोलैरिटी लीटर में लेंगे, तो मोलैरिटी को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने आना चाहिए, वो आप पढ़ चुके हैं, उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। बताइए मोलैरिटी का फार्मूला सबको समझ में आए, एक तो डिफिनेशन भी आएगा स्कूल लेवल पर, डिफाइन मोलैरिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैसे निकालेंगे, मोल्स निकालिए, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए, ठीक है। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में ए लिखूं तो आप सॉल्वेंट समझिएगा, बी लिखूं तो सॉल्यूट समझिएगा, ये पूरा चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया मोलैरिटी। यूनिट आप क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अब यहां से क्वेश्चन की शुरुआत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है, मैं आपको दे रहा हूं, सारे लोग बना के दिखाइए। 40 ग्राम ऑफ NaOH, सबसे आंसर आना चाहिए, डिसॉल्व इन 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। शुरू का 3-4 क्वेश्चन बेसिक, डायरेक्ट फॉर्मूला पर। 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 100 liter of solution. Find the molarity of solution. ए पार्ट है 1 कैपिटल M, बी पार्ट है 0.1 पॉइंट, सी पार्ट है 0.1 कैपिटल M, डी पार्ट है आपके पास 0.01 M। चलिए पहला काम, मोलर नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, गिवन मास बाय मोलर मास। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, और मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए। जी यश आपकी क्लास मिस हो गई थी, तो मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स करते रहिए, समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं है। तो सबको मोलारिटी निकालना है, सी आंसर आया 1 का। कीर्ति आंसर नहीं आया, देखिए यहाँ कीर्ति, सारे लोग ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को NB शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, गिवन मास इन ग्राम, कितना है 40 ग्राम, प्रेजेंट इन, आ गया, हाँ आ गया, वेरी गुड। हाँ 40 मोलर मास 41 मोल। यश आप ध्यान दीजिएगा, मोल मोलारिटी का फार्मूला, यश जो आपका छूट गया होगा, मोलारिटी कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर से डिवाइड करेंगे, तो 1 मोल है 100 लीटर है, कितना आसान है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को आप कैपिटल M भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द आंसर, सबको समझ में आया। अभी 3 क्वेश्चन आसान आसान कीजिए पहले,
कि मोलारिटी का डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करने सबको आए, फिर हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, 2 कैपिटल M, B आपके पास है 0.5 कैपिटल M, C है 0.05 कैपिटल M, D है 1 कैपिटल M। चलिए आराम, वेरी गुड। यूरिया सब लोग का आंसर आ रहा है। यश ट्राई कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, यश सॉल्यूट का मोल्स निकालिए और वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए, सबको आ जाएगा, कोई टफ नहीं है। सोनम, कीर्ति, यश, सबका आंसर आना चाहिए। हाँ, कीर्ति का भी आंसर आ गया क्या, और नहीं क्या मैंने? यश का भी बहुत अच्छे, कीर्ति का हाँ बहुत अच्छे। अभी मैं जानबूझ के इसलिए, देखिए आप लोग को टफ ना लगे कोई चीज, इसलिए बेसिक से हमेशा पढ़ाया जा रहा है कि आप इतनी बेसिक, यानी कम से कम बच्चों को फॉर्मूला याद हो जाए तो टफ क्वेश्चन भी होने लगेगा। एकदम धीरे धीरे हम हमेशा बढ़ते हैं, ये नहीं कि आते ही पहला क्वेश्चन टफ करा दिया। गिवन मास बाय मोलर मास 180 by 63 मोल्स। बी का मतलब सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। 3 by 6 है, 1 by 2 0.5 कैपिटल एम, मोल पर लीटर लिखिए कैपिटल एम। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी मैं आसान दे रहा हूं। इफ, देखिए ये आईआईटी में जब समझा कि नहीं, आ चुका है जी मेंस में। if 6.022 10 to the power 22 molecules of urea dissolved in 100 ml of solution, कैलकुलेट द, एकदम बेसिक क्वेश्चन दिया जा रहा है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मैं ऑप्शन दे देता हूं, ए ऑप्शन 1 कैपिटल एम, बी ऑप्शन 01 कैपिटल एम 0.01 एम,
डी 0.001 m। आराम से पहले काम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसको वॉल्यूम से डिवाइड करना। पहला काम मोल्स निकाले। आमना बास का ए आंसर आया। चलिए एक का आंसर बन आया। चलिए और लोग बताइए भाई। दिव्यांशी, कीर्ति, सोनम, यश बताइए। हर्षित, चंगा चंगा सब कुछ ठीक है। हर्षित पूरा रिवाइज हो रहा है ना हर्षित? मजा आ रहा है हर्षित? हाँ हाँ, नहीं अपना रिवाइज करते रहिए। हाँ ठीक है। हाँ अपना ही से आंसर बनाते रहिए। हाँ ठीक 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 ठीक। प्राइवेटली भेजते रहिए। हाँ ठीक है। जी यश का आंसर सी आ रहा है। ठीक है, यश का आंसर सी आ रहा है भाई। कीर्ति आपसे नहीं हुआ? कीर्ति, दिव्यांशी का कीर्ति बनाई। अच्छा कीर्ति का भी आंसर आ गया। एक मिनट देख लेता हूँ मैं मैसेज। हाँ कीर्ति गुड। आमना आपसे गलती क्या हो गई? देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो 6.022 10 टू द पावर 20 है। 6.022 10 टू द पावर 23 है। कैंसिल 10 टू द पावर -3 मोल हो गया। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। 10 टू द पावर -3 100 ml। ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1000 से डिवाइड, 1000 ऊपर चला जाएगा 0.01। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए कोई बात नहीं है, इस तरह करेंगे। बताइए किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए इतना पढ़ के रखिएगा। आज आज थोड़ा सा मुझे रोजा लग रहा है बहुत। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। कोई डाउट नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्लास में कोई आपको परेशान, इसको पढ़ के रखिएगा। सुनिए, हमने एक डीपीपी दिया है, जब तक डीपीपी सॉल्व कीजिएगा निष्कर्ष सर से एडुकरण पे शायद मोल का एक असाइनमेंट डाल दिया गया, घर पे बनाइएगा। और इस वाले पार्ट में क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। मोलारिटी कंसंट्रेशन का हम मोल को 3 पार्ट में बांट रहे हैं। एक हुआ मोल जो अब तक पढ़ा, एक है मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन, तीसरा लिमिटिंग रिएजेंट वाला। यही 3 पार्ट को अच्छे से पढ़िए, बाकी पार्ट आसान है। बाकी पार्ट क्या है? लॉ ऑफ डिफिनिट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल, वो सब आपको आता है, वो भी पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे आपको, लेकिन उसमें कोई ज्यादा परेशानी स्टूडेंट को नहीं होती है। 3 पार्ट, इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांट के पढ़िए। मोल्स निकालना, नंबर ऑफ एटम, नंबर, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बैकअप 3.5 से 4.5 लेते रहे। कीर्ति, यश और सोनम, ये सब जो है आप लोग टीटीएस में 4:30 बजे मेन बैच में ज्वाइन कर लें। बैकअप 3:30 बजे होता रहेगा, वो आपको आते रहना है टीटीएस में। और टीटीएस में 4:30 बजे आपको ये बैच में आना है। यश और कीर्ति। तिशा तुम कहाँ थे भाई? तिशा तुम्हारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। तिशा
आपका मैनेजमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, दिशा प्लीज आप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करें। आज आप बैकअप में नहीं आए थे दिशा, आपको इन्फॉर्म करना था, क्योंकि बैकअप वाली आईडी चेंज हो गई थी। आज आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट को रिकॉर्ड दें। चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, बाय बाय, थैंक यू।